हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर्स। तो इसमें हम इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, लैप्स, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन, आइसोथर्म्स, यूएचआई, अल्बीडो एंड इन्वर्जन को कवर करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसमें जो है 3 स्टेजेस होती है। प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, जहाँ पे अर्थ जो अभी भी मोल्टन स्टेट में, तो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स अभी भी अवेलेबल है। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ न्यू गैसेस, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे वाटर वेपर्स आते हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें हमारे यहाँ प्लांट डेवलप होते हैं, क्योंकि अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। उसी के बाद जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे आते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सन जो है अर्थ पे शॉर्ट वेव रेडिएशन को रिलीज करता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन रिलीज करता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। अब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है अर्थ जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन रिलीज करती है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो कि काफ़ी लोअर एनर्जी, जिनकी एनर्जी काफ़ी लो होती है। अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इमिटिंग हीट। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या क्या होती है। तो गैसेस जो प्लानट में लाइफ को सपोर्ट करती है। उसके बाद जो मेंटेन अर्थ में टेम्परेचर मेंटेन करने के में हेल्प कराती है। उसके बाद वाटर वेपर, तो यहाँ पे वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस बनाने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, काफ़ी सारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेन क्लाउड्स। उसके बाद आता है डस्ट पार्टिकल्स, तो जो लाइट को डिफ्यूज करने का काम करते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम। और साथ में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाती है, जो कि क्लाउड फॉर्मेशन और फॉग में हेल्प करता है। और हम नेचर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक पार्टिकल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाइग्रोस्कोपिक, जो कि वाटर को एक्यूमुलेट करता है। हाइग्रोफोबिक, जो कि वाटर को रिपेल करता है। उसके बाद आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। द ट्रैपिंग ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाय एटमॉस्फेयर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे होता क्या है कि सन जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन रिलीज करता है। अब अर्थ जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन रिलीज करती है, जो कि काफ़ी वीक रहती है। अब इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस रहती है, मॉइस्चर रहता है, जो इन सारे हीट वेव को ट्रैप कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से हीट बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके बाद हम आते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन पे। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा CO2 मिलती है, जिससे क्या होता है कि ग्रोथ जो है फास्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं हम कार्बन फर्टिलाइजेशन। अब ये CO2 जो है अर्थ की सरफेस में और ट्रीज जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो होती है CO2, वाटर वेपर, NOx, SO2, SF6 एंड CH4। ये सारी क्या हेल्प करती है, ट्रैप द लॉन्ग वेव, हेल्प करती है ट्रैप द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। इफ ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीजेस, हायर टेम्परेचर। इफ ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूसेस, लेसर हीट ट्रैप, लेसर टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कार्बन फर्टिलाइजेशन को समझ लिया है। लेकिन इसी के साथ प्लांट की जो ग्रोथ है, काफ़ी सारे दूसरे इनपुट पे भी डिफरेंट अवेलेबिलिटी, दूसरे इनपुट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब गैसेस के एटमॉस्फेयर में गैसेस के परसेंटेज को देखते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो है 78.08% एटमॉस्फेयर में है। ऑक्सीजन जो है 20.95% है। आर्गोन जो है 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% है। नियोन जो है 0.018% है। हीलियम जो है 0.005% है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मोड्स ऑफ हीटिंग में। तो अर्थ एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो अर्थ की जो जो अर्थ है, वो सोलर की रेडिएशन से, मतलब सन की रेडिएशन से हीटअप होती है। उसके बाद जो है अर्थ सरफेस जो है कंडक्शन से एयर को वार्म करती है, अपने ऊपर अपर सरफेस की एयर को वार्म करती है। और कन्वेक्शन करंट की मदद से एयर जो है एटमॉस्फेयर में हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कन्वेक्शन करंट की मदद से एटमॉस्फेयर में हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं एडवेक्शन पे। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ एयर है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है, इसको बोलते हैं हम एडवेक्शन। ठीक है, अब एडवेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट। अब यहाँ पे एडवेक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोल्ड एडवेक्शन एंड वार्म एडवेक्शन।
जब विंड कोल्ड से वार्म एयर की तरफ मूव करती है तो हम बोलते हैं कोल्ड एडवेक्शन। जब विंड वार्म से कोल्ड की तरफ मूव करती है तो हम बोलते हैं वार्म एडवेक्शन। अब इसके बाद हम आते हैं लैप्स रेट पे। तो लैप्स रेट क्या होता है, जब भी हम अर्थ की एटमॉस्फेयर की हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता रहता है, टेम्परेचर जो रिड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं लैप्स रेट, गिरता रहता है, उसको बोलते हैं इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज वन मूव्स हायर अप इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर रिड्यूसेस विथ हाइट उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट, इंक्रीजेस विथ हाइट इसको बोलते हैं हम नेगेटिव लैप्स रेट, टेम्परेचर डजंट चेंज विथ हाइट इसको हम बोलते हैं जीरो लैप्स रेट। अब यहाँ पे जब भी लैप्स रेट जो है डिपेंड करता है अर्थ के मॉइस्चर पे, मतलब किस रीजन में जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा लैप्स रेट उतना ही ज़्यादा कम धीरे धीरे स्लो रिड्यूस होगा। अब फॉर एग्जांपल नॉर्मल लैप्स रेट होता है अर्थ का 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब यहाँ पे डिपेंड करता है वाटर वेपर पे जो हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली और गोवा का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली में जहाँ ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे मतलब मॉइस्चर का इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे मॉइस्चर कम है। अब गोवा में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो जब नाइट टाइम पे जब हीट वेव्स रेडिएशन निकलती है तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है हीट वेव्स अंदर ही ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो लैप्स रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन। व्हेन मॉइस्चर लेवल इज वेरी हाई टेम्परेचर रिड्यूसेस 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जिसको हम बोलते हैं वेट लैप्स रेट। वहीं पे व्हेन मॉइस्चर लेवल इज वेरी लो टेम्परेचर रिड्यूसेस 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जिसको हम बोलते हैं ड्राई लैप्स रेट। इसके बाद हम देखते हैं हेंस कोस्टल एरियाज आर वार्मर ड्यूरिंग द नाइट एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल एरियाज। अब यहाँ पे हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे टाइम और नाइट टाइम को बोलते हैं डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि कॉन्टिनेंटल रीजन में सबसे ज़्यादा होता है और कोस्टल रीजन में कम होता है। अब क्लाउडी नाइट है वार्मर एज कम्पेयर टू द क्लियर स्काइज। ओके, इसके बाद हम देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस को। अब इसमें क्या होता है कि जब भी एयर जो है एयर में जैसे जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं एयर जो है कूल होती है। अब जब भी एयर में जो वॉल्यूम जो है रिड्यूस करते हैं एयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट है हीट ऑफ एयर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस और एडियाबेटिक हीटिंग। फॉर एग्जांपल जब माउंटेन से विंड यहाँ पे इस तरफ मूव करती है तो अपर एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाती है, इसको बोलते हैं हम एडियाबेटिक कूलिंग। तो यहाँ पे एयर जो है वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा होने की वजह से कूल हो रही है। अब वहीं यहाँ पे जब एयर जो है वापस से डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगती है, यहाँ ऑलरेडी एयर फिल है, अब यहाँ पे और ज़्यादा एयर जो है कंप्रेस होती जा रही है। करेक्ट, तो इसको बोलते हैं हम एडियाबेटिक कंप्रेशन और वार्मिंग। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर इसलिए राइज हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे अर्थ के लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को हम ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर में डिवाइड करते हैं। अब हर लेयर को एक करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की जो बीच की मिडिल की डिवाइडिंग लाइन है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर की जो डिवाइडिंग लाइन है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। थर्मोस्फियर एंड मेसोस्फियर की डिवाइडिंग लाइन को बोलते हैं मेसोपॉज। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फियर में जो है ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर से लेके मेसोपॉज तक जितनी भी लेयर्स आती है बिटवीन में उनको हम बोलते हैं होमोस्फियर। वहीं थर्मोस्फियर से एक्सोस्फियर तक जितनी भी लेयर आते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोस्फियर। ठीक है, अब जो ट्रोपोस्फियर है वो एटमॉस्फेयर का 80% जो है वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके रखता है, कंटेन करता है। अब उसी के बाद हम देखते हैं एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर जो रहती है 13 किलोमीटर रहती है, लेकिन इसकी हाइट जो है वेरी करती है इक्वेटर टू पोल्स। मतलब पोल्स पे जो ये 8 किलोमीटर रहती है, वहीं इक्वेटर पे जो ये 18 किलोमीटर रहती है। अब यहीं पे सेम, अब इसका रीज़न क्या है, तो वार्मर एयर इज एट इक्वेटर, कोल्डर एयर एट पोल्स, राइजिंग कॉलम ऑफ कन्वेक्शन करंट एट इक्वेटर एंड सिंकिंग कॉलम एट पोल्स। मतलब यहाँ पे जो कोल्ड एयर है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, इसीलिए यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रोपोपॉज की लेंथ जो है कम रहती है, वहीं 8 किलोमीटर रहती है। वहीं इक्वेटर पे जो है वार्म एयर ज़्यादा रहती है जो राइज करती है अबव
इसीलिए इसकी यहाँ पे लेंथ होती है 18 किलोमीटर्स। ठीक है। जनरल एक्सपांशन ऑफ वार्मर एयर एट लोअर लेटीट्यूड्स, मतलब क्या, वार्मर एयर लोअर लेटीट्यूड्स में ज़्यादा जनरेट होती है। स्लाइटली लोअर फोर्स, अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आती है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा लगती है, उसी के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इम्पैक्ट करती है। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेटोस्फियर पे। तो ये वीक वर्टिकल मोशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब सोलर रेडिएशन आती है तो हम पता है कि ओजोन लेयर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में, अब ओजोन लेयर जो है हीट को ट्रैप कर लेती है। अब इसके बिलो जो है होती है कोल्ड एयर। अब कोल्ड एयर जो है डाउनवर्ड मूवमेंट करती है और हॉट एयर जो है अपवर्ड मूवमेंट करती है, लेकिन ये ऑलरेडी हॉट एयर अबाउट ट्रैप हो जाती है। सेम यहाँ पे कोल्ड एयर यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट जो है बहुत कम होता है। एक्सटेंड सबसे 50 किलोमीटर हाइट में एक्सटेंड करती है। हीटेड बाय ओजोन एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यहाँ पे जो है पॉजिटिव लैबसेट हमें हमको देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में। वहीं हमें ट्रोपोस्फियर में नेगेटिव लैबसेट देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर रिड्यूस होता है अर्थ का, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि यूवी रेज जो आती है वो ट्रैप हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लैबसेट देखने को मिलता है। ठीक है, नेगेटिव लैबसेट देखने को मिलता है। तो ओके, आपको आई होप आपको ये चैनल, अगर लेक्चर अच्छा लगा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।